देखो जी, क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 6, किया किसी ने? यस मैंने किया। क्या आंसर आ रहा है? 40,000 40,000 40,000 ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालनी थी आपको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस करके। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस कैसे करते हैं हम लोग? सेल्स दी हुई है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ परचेज है 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री सेल प्राइस पर है 50,000, तो 2 लाख जो आपकी सेल हो गई वो, 50,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस वो, टोटल 2,50,000 होगी सेल प्राइस और 2 लाख की कॉस्ट है, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो गया 50,000। 50,000 का प्रॉफिट हो गया 2,50,000 पे, 20% आ गया, 20% माइनस कर दो आपकी इन्वेंट्री से यानी 50,000 से। हुआ था सबका या नहीं? कराऊं? हो गया था सर। सर हो गया। आंसर आपका 40,000 आया होगा। देखो, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर का एक टॉपिक। सर आपकी आवाज अटक रही है। मेरी आवाज अटक रही है? बाकियों के लिए भी अटक रही है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं कहना कि आपके नेटवर्क में इशू है फिर बच्चे। देखो, अब मैं आप लोगों के साथ करूंगा रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हमें जो रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड कैसे करना है? इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 मेथड हैं आपके पास। एक हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम कह लीजिए, या फिर फिजिकल सिस्टम कह लीजिए। दूसरा परपेचुअल सिस्टम। 2 सिस्टम है आपके पास जिसके थ्रू आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो इन्वेंट्री की। एक होता है पीरियोडिक सिस्टम जिसका नाम फिजिकल सिस्टम भी है। इसमें बेसिकली क्या है, मैं एक पीरियड एंड पर, लेट से मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं हर महीने के एंड पे अपनी गोडाउन में जाऊंगा और गोडाउन में जितनी भी इन्वेंट्री रखी हुई है उस इन्वेंट्री की काउंटिंग करूंगा, फिजिकल काउंटिंग करूंगा, अपनी रिकॉर्डिंग करूंगा, फिजिकल काउंटिंग करूंगा अपनी इन्वेंट्री की, और जितना क्लोजिंग स्टॉक होगा फिजिकल काउंट करके उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो मेजर करने का एक मेथड तो क्या होगा मेरे पास, पीरियोडिक सिस्टम, या मैं बोलूंगा फिजिकल सिस्टम। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा है परपेचुअल। परपेचुअल क्या है, पढ़ा लिखा नाम लग रहा है ना, परपेचुअल सिस्टम। फिजिकल में तो क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा है, वी विल काउंट आर इन्वेंट्री physically. We will count our inventory physically at regular interval. अब रेगुलर इंटरवल पे मेरे को क्या होगा, मैं जाऊंगा अपने गोडाउन में, जाऊंगा वहां पर जाके जितनी भी इन्वेंट्री रखी है उस इन्वेंट्री की काउंटिंग करूंगा, उस इन्वेंट्री की काउंटिंग करूंगा। उस सिस्टम को नाम दिया गया पीरियोडिक सिस्टम या फिर फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। आपके पास मुझे चीज बताओ, इस वाले सिस्टम में क्या आपको ओपनिंग स्टॉक पता होगा? सर बिल्कुल पता होगा। लास्ट का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही ओपनिंग बनेगा। क्या आपको परचेजेस पता होगी? सर बिल्कुल पता होगी। कहां से पता लगेगी? बिल्स से पता लगेगी। आपके पास इनवॉइसेस होंगे, माइनस
ये मैं इसी में चल रहा हूं अभी। क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, कैसे निकालोगे? काउंट करोगे सर, काउंट करोगे पता लग जाएगा। रेसिडुअल फिगर क्या रहेगी आपके पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक मुझे पता होगा पिछले साल का है, जो क्लोजिंग है पिछले साल का वही ओपनिंग बन गया। परचेजेस मुझे पता होगा, जो मैंने इस साल परचेज किया वो बिल से पता लग जाएगा, इनवॉइसेस से पता लग जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता होगा, क्लोजिंग स्टॉक में जाऊंगा गोडाउन में, काउंट करूंगा। तीनों को जब मैं आपस में एडजस्ट करूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता नहीं है, ये मैंने निकाला है, कैलकुलेट किया इन तीनों को यूज करके। अब अगर मेरा कोई भी लॉस हुआ है, एनी लॉस ऑफ स्टॉक विल बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड माना जाएगा किसमें? जो मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सर ओपनिंग स्टॉक तो पिछली बार से पता लग गया, परचेजेस बिल से पता लग गया, क्लोजिंग स्टॉक जाके मैंने गिन लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब लॉस हुआ या नहीं हुआ पता नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो लॉस आ गया होगा। लॉस निकालने का मेरे पास यहां पे कोई तरीका नहीं है अभी। बताइए, सिस्टम समझ आया? यस सर। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस तो आएगा, वो तो परचेजेस के बाद ऐड होगा ही होगा। अभी मैं इन्वेंट्री पे था इसलिए मैंने एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दिया है। इसके बाद जब मैं परपेचुअल की बात करूंगा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसमें देखो क्या होता है। इसमें हम लोग, एक गोडाउन है हमारे पास, ये मेरा गोडाउन है, ये इस गोडाउन का गेट है। इस गेट पर मैंने एक पढ़ा लिखा आदमी बैठा दिया और इस पढ़े लिखे आदमी को मैंने दे दी एक किताब। एक पढ़ा लिखा आदमी बैठाया और इस पढ़े लिखे आदमी को मैंने दे दी किताब। अब मेरे पास जब भी कोई इन एंट्री होगी, ये आदमी ये बैठा किताब के ऊपर बैठ गया, अब मेरे पास जब भी कोई माल आएगा तो वो माल इस बुक के थ्रू जाएगा। यानी कोई भी रिसिप्ट हो रही है आपके पास इन्वेंट्री की, तो वो एंट्री बुक के थ्रू होकर जाएगी। यानी मैं बुक में इंक्रीज करूंगा अपना इन्वेंट्री। इसी तरीके से अगर कभी भी मेरी बुक से इशू होगा, तो वो इशू भी अगर मेरे गोडाउन से हो रहा है तो मेरे बुक से होके जाएगा। यानी इस केस में कोई भी इन्वेंट्री आएगी या कोई भी इन्वेंट्री जाएगी, दोनों ही केसेस में आप एक रजिस्टर मेंटेन करोगे, स्टॉक लेजर जिसे हम बोल रहे थे, और हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इसका? इट मींस वी कैन calculate inventory balance at any point of time। कभी भी अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मुझे जाकर स्टॉक को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधा सीधा अपनी इस बुक को खोलूंगा और इसमें बैलेंस देख लूंगा, किसी भी डेट पे जानना हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता था। अगर मैं पीरियोडिक पे हूं, फिजिकल और मैं जानना चाहता हूं मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है, तो मैं कोई बुक तो मेंटेन कर नहीं रहा, मैं गोडाउन में जाऊंगा और गोडाउन में जाके काउंटिंग करूंगा और काउंटिंग करके पता लगाऊंगा, अच्छा मेरे पास इतना स्टॉक आज की डेट में पड़ा हुआ है। ये सबसे बेसिक फर्क है दोनों में। अच्छा, इसमें अगर आप मेरे से पूछोगे क्या मुझे ओपनिंग स्टॉक पता होगा, बिल्कुल पता होगा सर। पिछले साल का क्लोजिंग मेरा इस साल का ओपनिंग होगा। क्या मुझे परचेजेस पता होगी? हाँ सर। वो तो मुझे पता होगी, बिल से पता लग जाएगी।
क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता होगा? हाँ सर। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता होगा बच्चे, मुझे कॉस्ट पता होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स इशू। मेरे पास इशू है और मेरे पास रिसिप्ट है। रिसिप्ट के बाद इशू करके जो बैलेंस बचा वो बैलेंस है। तो यहां पर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप मेरे साथ स्टॉक लेजर बना रहे थे इतने सारे क्वेश्चन में, तो ये जो बैलेंस आना था, ये बैलेंस मुझे पता नहीं होता था। ये बैलेंस तो मैं अपनी रिसिप्ट में से इशू को हटाता था, जो बचता था वो बैलेंस होता था। पता क्या होता था मुझे? पता होता था रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब परचेज एक तरीके से, और इशू, इशू मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ओपनिंग तो मेरे पास पहले से है। तो यहां पर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या निकला? क्लोजिंग स्टॉक निकला। तो यानी मेरा जो भी लॉस होगा, एनी लॉस ऑफ स्टॉक will be included in closing stock। क्या कहते हो? उसमें जो लॉस है वो किसमें होता था? सीओजीएस में। इसमें लॉस किसमें होगा? क्लोजिंग स्टॉक में। कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है जो फॉलो करना चाहिए? क्या लगता है? सेकंड वाला परपेचुअल। परपेचुअल। फर्स्ट वाले में ना एक बहुत बड़ा नुकसान और भी है। मैं जिस दिन भी जाकर काउंट करूंगा उस दिन मुझे अपने बिजनेस को शट डाउन रखना पड़ेगा। भाई मैं जाके अपने गोडाउन में चेक कर रहा हूँ, मैं, मेरा बड़ा स्टोर है, किराना स्टोर है मेरा। अब मैं अपनी दुकान में चेक कर रहा हूँ मेरे पास क्या क्या माल है। इतने में कोई ग्राहक आता है, मेरे से कुछ मांगता है, मैं उसे देता हूँ, फिर मेरे को काउंटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन भी जाकर फिजिकल काउंट करते हैं, सीए भाषा में हम इसको स्टॉक ऑडिट बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑडिट या स्टॉक ऑडिट बोलते हैं। तो उस केस में अगर मैं फिजिकल काउंट कर रहा हूं तो मेरे को उस दिन अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, तो उस दिन बिजनेस का नुकसान हो गया। तो फिजिकल काउंट का ये सबसे बड़ा नुकसान है। परपेचुअल में ऐसा नहीं है। तो आप कह रहे हो परपेचुअल अच्छा है, कोई ऐसा जो कहता हो फिजिकल अच्छा है? परपेचुअल का भी एक नुकसान है सर। परपेचुअल में आपको एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जो इनकी लैंग्वेज को समझता हो, जो ये काम कर सके। तो आपको वहां पर एक पढ़े लिखे आदमी की सैलरी निकालनी पड़ेगी, खर्चा पड़ेगा थोड़ा सा। तो सोच समझ के बताओ कौन से वाला मेथड अच्छा है। इतना मैं जरा पानी पी लूं। सर टाइम के हिसाब से परपेचुअल बढ़िया है। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में कोई घपला ना हो स्टॉक को लेके, या अगर स्टॉक को लेकर घपला हो भी जाता है तो मुझे उसका पता लग जाए, तो मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? परपेचुअल। द आंसर इज बोथ। मैं दोनों मेथड फॉलो करूंगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, सीए की आर्टिकलशिप कर रहा था, तो हमारे सर के पास स्टॉक ऑडिट आया। केंद्रीय भंडार सुना है आपने? केंद्रीय भंडार सेंट्रल स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। हिंदी में हम लोग उनको बोलते हैं केंद्रीय भंडार, इंग्लिश में हम लोग सेंट्रल स्टोर्स बोल देते हैं। जैसे बड़े बड़े रिलायंस का हो गया, जो भी बड़े बड़े ऐसे सेंटर के अपने होते हैं। तो हमें मौका मिला उसका स्टॉक ऑडिट करने का। तो स्टॉक ऑडिट में क्या होता है, ध्यान से समझना। जो केंद्रीय भंडार का हेड ऑफिस होगा, ये केंद्रीय भंडार का हेड ऑफिस है। अलग अलग छोटे छोटे इनके स्टोर्स हैं, स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3। अब इन केंद्रीय भंडार से इन पे माल जाता है, इशू कह लो जिसको आप, केंद्रीय भंडार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बदले में स्टोर डिपार्टमेंट इनको रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं कि कितने के गुड्स सोल्ड हो गए, कितने के गुड्स सोल्ड हो गए। और ये आपने एक तरीके से इशू कर दिया, इशू करें गुड्स, ये तरीका होता है। ठीक है जी। यानी मैं कह सकता हूं केंद्रीय भंडार के पास, हेड ऑफिस के पास एक रफ रिपोर्ट होगी, क्योंकि केंद्रीय भंडार ने एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो किया। उस परपेचुअल इन्वेंट्री के सिस्टम के अकॉर्डिंग हेड ऑफिस को यह पता है कि उसके स्टोर पे कितना माल गया और उनके स्टोर ने कितना माल बेच दिया, तो उनके स्टोर के पास कितना माल बचा होगा। तो एक रफ रिपोर्ट होगी इनके पास क्लोजिंग बैलेंस की।
एज पर स्टॉक लेजर। अब केंद्रीय भंडार ने हम लोगों को अपॉइंट किया, केंद्रीय भंडार ने एक सीए को अपॉइंट किया फॉर स्टॉक ऑडिट, और हमें भेजा गया कहां पर, इन पर, कि भाई जाओ और जाकर इन पे पता लगाओ कि जितना हमारे पास ये नजर आ रहा है क्या एक्चुअली में उतना है। अब सीए क्या करेंगे, सीए जाएंगे और स्टोर पे जाकर फिजिकल काउंट करेंगे, स्टोर पर जाकर फिजिकल काउंट करेंगे। मैं जाता था, मैं केंद्रीय भंडार गया, मैंने वहां पे जाके फिजिकली काउंट करा, और जब फिजिकली काउंट करा तो बुक्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग लगभग 8 लाख के आसपास, उन्होंने एवरेज, बहुत पुरानी बात है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 8 लाख के आसपास का शॉर्टेज पाया गया। यानी अगर बुक्स के अकॉर्डिंग, हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग 16 लाख का माल होना चाहिए, तो हमारे फिजिकल काउंट के अकॉर्डिंग सिर्फ 8 लाख का माल निकला। अब एक बड़े बुजुर्ग से आदमी, उसके मैनेजर थे, मैंने उनसे पूछा कि बाबा ये कहां गया बाकी माल, हमारे हिसाब से तो 8 लाख की शॉर्टेज आ रही है, पहले तो पता नहीं रहे, कह रहे नहीं नहीं बच्चे आपकी गलती होगी कुछ। मैंने कहा नहीं भैया आ रही है। हमारे सीए जो, भाई हम तो आर्टिकल थे, हमारे सीए ने भी बोला कि सर ये दिक्कत आ रही है, कहां गया है माल, हम आगे रिपोर्ट भेजेंगे हेड ऑफिस को। तब उन्होंने बोला कि बच्चे हमारे घर में शादी थी, बिटिया की शादी थी, सारा माल वहां चला गया। बताओ भाई, मैंने कहा माल वहां चला गया तो पैसा तो आया होगा, कह रहे सर घर की बात थी, अपने घर पे माल भेज के कौन पैसा लेता है। यानी उन्होंने केंद्रीय का, सेंटर का 8 लाख का माल उठाकर अपने घर ले गए। क्या ये कभी पता लगता? नहीं पता लगता। ये कब पता लगेगा? जब मैं परपेचुअल को फिजिकल से कंपेयर करूंगा, चाहे मैं साल में एक बार करूं, लेकिन मुझे कंपेयर तो करना पड़ेगा, तभी फ्रॉड का या किसी भी चीज का पता लगेगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, सर दोनों इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में कोई भी एक फॉलो कर रहे हो तो दूसरा भी आपको करना पड़ेगा, अगर आप कंट्रोलिंग लगाना चाहते हो अपनी इन्वेंट्री पर, वरना फ्रॉड होता रहेगा, आपको पता नहीं लगेगा। क्या कहते हो बताओ, समझ आती है कहानी? हाँ सर आ गई। केंद्रीय भंडार में उन अंकल जी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ बाद में कहानी है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है। अगर समझ आ गया हो तो एक बार नोट कर लो। अब मैं इसके प्रैक्टिकल अप्रोच आपके साथ देखूंगा कि हमारे कोर्स में कैसे यूज होगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसको नोट करें, कोई डाउट हो तो बताइए। सर हाँ जी, अपने को इन्वेंट्री निकालनी है, तो क्लोजिंग स्टॉक ही तो इन्वेंट्री होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो फिर ये सीओजीएस क्यों निकाल रहे हैं इसमें? निकाल नहीं रहे हैं वो, मैं तो आपको बस दोनों मेथड में ये बता रहा हूँ कि एक मेथड में जब आप फिजिकली काउंट करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने होगा, तो बैलेंस क्या निकलेगा, कितना इशू हुआ। लेकिन अगर मैं बुक वाला सिस्टम फॉलो करता हूं तो उसमें इशू मेरी रिकॉर्ड होती है हाथ के हाथ, और कितना बैलेंस बचा, क्लोजिंग स्टॉक बचा, वो बैलेंसिंग फिगर होता है। ओके सर। नोट कीजिए फटाफट। सर थोड़ा से नीचे करना।
हो गया सर। सर नहीं हुआ। हो जाए तो बता देना। सर हो गया। डन सर। बढ़ू फिर आगे, सबका हो गया? यस सर। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो समझना। क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने अभी तक आपके साथ थ्योरेटिकल अप्रोच कवर किया है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल टेकिंग या स्टॉक टेकिंग के नाम से जाने जाते हैं क्वेश्चन। एक वर्ड आएगा स्टॉक टेकिंग, अभी इसी में आएगा, बताऊंगा आपको। फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2017। आपको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है कब की? 31 मार्च 2017 की। अब इन्वेंट्री का ओपनिंग दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 का 1,42,500। परचेजेस दी हुई है 762,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,50,000। सेलिंग एक्सपेंस 60,500। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 30,000। फाइनेंशियल चार्जेस एंड सेल। At the time of valuing inventory as on 31st March, a sum of 17,500 was written off on a particular item. रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, गलत क्वेश्चन उठा लिया मैंने। एक सेकंड रुक जाओ, गलत क्वेश्चन उठा दिया मैंने, गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। अभी ये नहीं पढ़ना था मुझे, 8th पढ़ना था। A trader prepare his accounts on 31st March every year. अपने अकाउंट 31 मार्च को बंद करता है या बनाता है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी। अब ये इन्वेंट्री टेकिंग या स्टॉक टेकिंग का मतलब है कि आपका फिजिकल काउंट, एक तरीके से आपका फिजिकल काउंट नहीं हो पाया, कोई भी रीजन रहा हो, वो फिर कब हुआ? जाके 15 अप्रैल 2017 को। और जिस डेट पर ये हुआ उस डेट पर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स है गोडाउन में वो 5 लाख है। यानी कहानी कुछ इस तरीके से चल रही है। आंसर नंबर 8। कहानी कुछ ये है कि मुझे 31 मार्च 2000 जो भी हो, 31 मार्च 2017 है, को मुझे क्लोजिंग स्टॉक लेना था, लेकिन किसी कारणवश मैं वो जाकर 15 अप्रैल 2017 को लिया। वो जाकर मैंने 15 अप्रैल 2017 को लिया। ठीक है, 31 मार्च 2017 को मुझे क्लोजिंग स्टॉक लेना था, लेकिन मैंने जाके वो क्लोजिंग स्टॉक काउंट किया 15 अप्रैल को। और इस डेट पे जब मैंने काउंट किया तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक? 5 लाख 15 अप्रैल को। अब
मेंशन फैक्ट्स फॉर एस्टेब्लिश बिटवीन 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में क्या क्या हुआ। सेल्स हुई 4,10,000 की, कभी भी हुई हो, यहां पर कहीं पर सेल्स हुई है 4,10,000 की, कैश सेल भी है उसमें, इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। परचेज हुई 5340 की, परचेजेस 5340, सेल्स रिटर्न हुए 10,000 के, ये सब बीच में हुआ। गुड्स जो आप सोल्व करते हो वो 20% के प्रॉफिट पे सोल्व करते हो उनसे। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2017। अब आपको यहां का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, जबकि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है 15 अप्रैल 2017 का 5 लाख। ठीक है जी। अब मुझे एक एक करके बताओ, जैसे मान लो मैं सेल की बात करूं तो मैं सेल की तो नहीं करूंगा, मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालूंगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालूंगा, मेरे पास सेल है 4,10,000 और आप जो भी सेल करते हो उसमें 20% का प्रॉफिट होता है, तो -20%, यानी 3,28,000 के गुड्स मैंने सोल्ड किए, कॉस्ट के गुड्स मैंने सोल्ड किए ड्यूरिंग द ईयर। अब मुझे यहां से यहां आना है, तो ये सेल मैंने यहां की, तो ये यहां पर तो नहीं था लेकिन यहां पर तो था, तो मैं इसे क्या करूंगा, वापस ऐड करूंगा या माइनस करूंगा। ऐड। इसी तरीके से मेरे पास एक दिया हुआ है परचेजेस, परचेजेस तो कॉस्ट पर ही होगा, तो ये परचेजेस जो है ये इस 5 लाख में इंक्लूड होगा, लेकिन क्या ये 31 मार्च को मेरे पास था, नहीं था सर, तो मैं इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब जो माल मैंने बेचा वो वापस आ गया मेरे पास, तो यहां पर इंक्लूड होगा, लेकिन क्या वो पहले मेरे पास था एज अ इन्वेंट्री, नहीं था, माइनस करूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 5 लाख मेरे पास क्लोजिंग है, 3,28 मैंने सेल बाद में किया, उस दिन मेरे पास होगा -60,340, 767,660। बताओ समझ आता है कि नहीं। हाँ सर। आता है तो नोट तो कर लो। सेल्स का कुछ नहीं करेंगे, किसका सर, सेल्स का सेल्स का किया तो सर, सेल्स की कॉस्ट निकाली हमने, ऐसे ही नोट करना पूरा, ये टाइमलाइन भी बनाना। सर इसमें कोई क्रेडिट सेल्स या कैश का कोई लेना देना नहीं होता वैसे। नहीं सर, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, इन्वेंट्री का लेना देना, इन्वेंट्री जा रही है या आ रही है बस, और इन्वेंट्री कॉस्ट पर लेनी है, अगर सेल प्राइस पर गिवन है तो उसको कॉस्ट पर लेकर आना है बस। सर हमने जो COGS है वो प्लस क्यों करा है? हमने वो प्लस इसलिए कराया है, आपके पास अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5 लाख। और ये 5 लाख किस डेट पर है, ये 15 अप्रैल। और इस 15 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपने कुछ माल बेचा जिसकी कॉस्ट थी 3,28, तो क्या ये 3,28 5 अप्रैल में है या नहीं है, किसमें सर? 5 लाख में क्या ये 3,28 इंक्लूड है या नहीं है। नहीं है। नहीं है, लेकिन यहां पर तो था ये, यस सर। तो इसलिए हमने वापस ऐड किया। ओके सर। हो जाए तो बता देना। सर थोड़ा नीचे करना। सर ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख पे नहीं होना चाहिए?
क्यों? क्योंकि सर सेल रिटर्न भी तो हुई ना। वो तो एक ही बात है। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। एक गड़बड़ है इसमें ना, ये सेल रिटर्न का भी तो आप प्रॉफिट हटाओगे ना। जो सेल रिटर्न आपको गिवन है वो भी तो सेल प्राइस पे गिवन है, तो वो 20% हटाओ। अब चाहे आप नेट कर लो 4,10,000 माइनस 10,000 करके 4 लाख करना तो वो कर लो, वो एक ही बात है। ओके सर। हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहा हूं। The profit and loss account of Hanuman showed a net profit of rupees 6 lakh after considering the closing stock of rupees 375 on 31st March 2016। 3,75,000 आ रहा है 31 मार्च 2016 का क्लोजिंग स्टॉक। Subsequently, the following information was obtained from the scrutiny of the books. Purchases for the year include rupees 15,000 paid for new electric fitting for the shop. अब आप जब इस 375 पे पहुंचे होंगे, आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 6 लाख। अब कहता है परचेजेस में 15,000 इंक्लूड है, आपने कोई नई इलेक्ट्रिक फिटिंग खरीदी थी शॉप के लिए, तो वो परचेजेस नहीं था, वो एसेट था। हनुमान gave away goods value rupees 40,000 as free sample for which no entry was made in the books of account। आपने 40,000 के गुड्स ट्रांसफर कर दिए, किसी को फ्री सैंपल में बांट दिया, उसकी एंट्री भी नहीं करी, ओमिशन हो गया। Invoices for goods amounting to rupees 250 have been entered on 27th March 2016, but goods were not included in stock। क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है। 27 मार्च को आपने किया लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया। मार्च 2016 में गुड्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2016। अब 2016 मार्च में आपने गुड्स सोल्ड भी कर दिया, डिलीवर भी कर दिया, लेकिन गलती से आपने उसको सेल मान लिया अप्रैल 16 की। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 वर स्पेंट ऑन सेल और रिटर्न, सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2016 एट अ मार्जिन ऑफ दिस, though approval was given in April 2016, these were taken as sales for March 2016। Calculate the value of stock as on 31st March 2016। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 का आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है एंड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन टेंटेड निकालना है। पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या चेंजेस आएगा वो देख लो। आंसर नंबर 14। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, इतना ट्राई कीजिए, 1 मिनट दीजिएगा, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको।
कहां थे हम? कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको एक तो स्टॉक गिवन है, हालांकि उसमें कुछ कमियां हैं। स्टॉक गिवन, कितना स्टॉक गिवन है आपको? 3,75,000। डन। अब देखो क्या क्या क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट होनी है वो देख लो। पहला तो परचेजेज है, दूसरा 40,000 एंट्री नहीं हुई ना, एंट्री की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंट्री उसकी तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो अलग चीज है। इनवॉइस ऑफ गुड्स 250 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च 2016 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो आपने गुड्स 2.5 लाख के एंटर किए 27 मार्च को, यानी आपने परचेज की, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया अपनी परचेज में, तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। नॉट इंक्लूडेड 2,50,000, ये आ गया। इसके अलावा 20,000 2 लाख के सोल्ड हुए, डिलीवर हुए, सेल्स बाद में मांगी है, तो सेल्स तो कोई बात नहीं, इन्वेंट्री का दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए फिफ्थ वाला देख लेना, गुड्स जिनकी कॉस्टिंग है 75,000 वर स्पेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2016 एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट, दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 2016, दीज वर टेकन एज सेल। अब सुनिए मेरी बात, एक चीज का तो ध्यान रखना बच्चे, चीज का क्या ध्यान रखना है आपको कि जो गुड्स आपने भेजे, एक चीज होती है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये क्या होता है, देखो बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे सामान लेने भेजती थी, और घर के एक सामान, एक आइटम ऐसा था जिसमें बड़ी कंफ्यूजिंग रहती थी, वो थी दाल। दाल जो पल्सेस होती है, खाने वाली दाल, उड़द चने की दाल, खाली चने की दाल, और पता नहीं कौन कौन सी, मूंग मसूर की दाल, खाली मसूर की दाल, खिचड़ी वाली दाल, छिलके वाली दाल, टूटी दाल, साबुत दाल, बड़ी टेंशन रहती थी यार, आप लोगों को भी रहती होगी शायद। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, एक हाथ में दाल दे देती थी कि जाओ पड़ोस में, मतलब जो भी दुकान है हमारे में, वहां पे दिखाना, अंकल को दिखाना, आंटी को दिखाना, ये वाली दाल ले आना। अब हमारी क्या आदत होती थी यार, जाते जाते कोई दोस्त मिल गया, उससे हाथ मिला लिया, और कुछ नहीं तो भाग रहे हैं, पता लगा बॉलिंग का ही एक्शन कर रहे हैं, बेकार के खेल करते हुए दुकान तक जाते थे, तो जो इतनी दाल मम्मी ने दी होती थी वो इतनी सी बचती थी। अब जब उतनी सी में दुकान पे दिखाता था ना, तो उनको भी नहीं समझ आता था यार दाल कौन सी है। फिर भी वो अपने अंदाजे से उन्होंने मुझे दाल दे दी, उधारी चलती थी, तो वो कहते थे बेटा चढ़ा लो इसको उधार पे। मैंने कहा नहीं, अभी रुक जाओ, मैं घर जाऊंगा, दिखाऊंगा मम्मी को, अगर उन्होंने पास कर दी तो अपनी सेल मान लेना। सेल जैसे वर्ड तो यूज नहीं करते थे, ये तो मैं अब आपको समझा रहा हूं। अगर घर पे मम्मी ने अप्रूव कर दी कि हाँ यही दाल थी, तो अपनी सेल मानना, अदरवाइज मैं आके रिटर्न कर दूंगा। इसको कहा जाता है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। या तो अप्रूवल मिल जाएगी या रिटर्न हो जाएगा, या तो अप्रूवल मिल जाएगी या फिर रिटर्न हो जाएगा। अब यहां क्या खेल है समझने वाला, वो खेल ये है कि अगर मैंने किसी को सेल किया है और मैंने उसको टाइम पीरियड दिया है कि चलो तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में अप्रूव कर देना। अब यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, कहता है गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट है 70,000, सेंड किए सेल और रिटर्न पे मार्च में, 33 1/3 उनका कॉस्ट है, दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल। तो अगर वो अप्रूवल आपको अभी नहीं मिली थी तो आप उसे अपनी सेल नहीं मान सकते थे मार्च में, आप उसे अपना क्लोजिंग स्टॉक मानकर चलते, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको अपनी सेल मान ली, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री कम हो गई है। लिखा है ना यहाँ पे, आपने सेल मान ली। जल्दी बताओ ये समझ आया? तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे आइटम को अपनी सेल मान ली जो एक्चुअली मेरी सेल नहीं थी, मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। तो इफेक्ट क्या हुआ होगा, मैंने सेल को इंक्रीज कर दिया होगा। अब मैं ठीक करने के लिए क्या करूंगा, सेल को कम करूंगा और क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दूंगा। गुड्स नॉट अप्रूव्ड कितना, 75,000, ये आ गया आपके पास। जल्दी बताओ, कोई डाउट हो तो। सर ये ऊपर की एंट्रियां
वो प्रॉफिट निकालने के काम आएगी ना, इन्वेंट्री के काम नहीं आएगी। अभी अभी मैं पहले आपके साथ निकाल रहा हूँ इन्वेंट्री का ठीक बैलेंस क्या है। जब मैं करेक्ट प्रॉफिट निकालूंगा तब मैं उन गलतियों को ठीक करूंगा। और परचेज करी तो वो आपने ये वाली तो जोड़ी, वो नहीं जोड़ी। कौन सी परचेज? यहाँ पे कह रहा है आपने परचेज की है 15,000 की, और परचेज किस चीज की है? कोई न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग की है शॉप की। क्या एरर हुआ है इसमें? और ये नीचे 40,000 रुपए की। पहला समझ आ गया आपको? हाँ, वो तो मतलब वो गुड्स थे ही नहीं। हाँ, वो गुड्स थे ही नहीं, तो हमने उसे परचेजेस में ऐड किया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने स्टॉक में ऐड किया, नहीं, परचेजेस में ऐड किया तो वहां से कम करके एसेट बढ़ाया जाएगा, वो अलग चीज है। 40,000 वाले में आपने गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए, उसकी एंट्री नहीं हुई। वो ये नहीं कह रहा कि आपने स्टॉक कम नहीं किया, वो कह रहा है एंट्री पास नहीं हुई, तो एंट्री हम पास कर देंगे, वो भी हमारे परचेजेस को इंपैक्ट डालेगा, यानी हमारे पीएनएल में जाएगा, लेकिन हमारे स्टॉक पे तो इंपैक्ट नहीं डालेगा ना। अब ये कह रहा है गुड्स हैं 2 लाख के, आपने सोल्ड किए, डिलीवर भी कर दिए, आपने मार्च में उसको सेल नहीं माना, तो वो भी हमारी सेल मान लेंगे, इन्वेंट्री पे तो कोई फर्क नहीं है ना उससे। जल्दी बोलो, किसी और को भी कोई डाउट हो ऐसा? नो सर, क्लियर है। तो अब मेरे सर पास ये 2 लाख का वापस बताओ ना, 2 लाख का। कौन सा 2 लाख? ये 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड। हमने गुड्स सोल्ड किए, डिलीवर किए 2 लाख के, और हमने उसको सेल माना है अप्रैल में, जबकि हम चला रहे हैं मार्च का महीना। तो गलती कहाँ हुई है? गलती इन्वेंट्री टेकिंग में नहीं हुई है, गलती आपने उसको सेल नहीं माना, बाद में माना सेल। तो बुक्स में रिकॉर्डिंग में गलती है ना, वो तो हम ठीक कर लेंगे, इन्वेंट्री में थोड़ी कोई गलती है। ओके। 7 लाख मेरा एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये मेरा एक पार्ट हो गया। जो मेरे से ये पूछा गया था कि भाई वैल्यू ऑफ स्टॉक दे दो 31 मार्च को। दूसरा कह रहा है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकाल के दो। अब तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट के लिए मैं बनाऊंगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अब ध्यान से देखना इसको, अमाउंट। मेरे पास एक नेट प्रॉफिट गिवन है, इन लोगों ने आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये रहा 6 लाख। आपको एक नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख का, 6 लाख, ठीक है जी। इसके बाद अब गलतियां ढूंढो जिससे कि आपका प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया होगा। जैसे ये पहली एंट्री है, आपने परचेज 15,000 में इंक्लूड कर रखा है, तो क्या वो परचेज है? नहीं सर, वो तो परचेज है नहीं, क्योंकि वो गुड्स नहीं है। और अगर वो परचेज नहीं है तो फिर आपका प्रॉफिट आपने पहले कम किया होगा परचेज दिखा के। भाई अगर मैंने परचेज ओवर वैल्यूड कर रखी है, परचेजेस ज्यादा दिखा रखी है, तो उससे मेरा प्रॉफिट कम आया होगा। अब मैं अपने प्रॉफिट को वापस बढ़ा दूंगा। बोल देना डाउट हो तो, कोई डाउट नहीं है तो मैं समझ लूंगा कि आपको समझ आ गया। ये मेरी पहली एडजस्टमेंट हो गई, ये मेरी पहली एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। दूसरे में कहता है मैंने 40,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए सैंपल के तौर पर, जिसकी कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, इसकी एंट्री करते तो क्या करते? यार ऐसे मत बोलो, जनरल एंट्री तो बताई थी मैंने। सुई से परचेसेस। जी, सैंपल टू परचेजेस या एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। अब इसका डबल इफेक्ट क्या है? आपकी परचेजेस कम हो रही है, अगर परचेजेस कम हो रही है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। यस सर। बाय परचेजेस, सैंपल कितने से? 40 से,
लेकिन दूसरा इंपैक्ट क्या है कि ये जो आप सैंपल बांट रहे हो ये भी तो खर्चा है टू एडवर्टीजमेंट। तो इसका डबल इफेक्ट ये है, हालांकि इससे आपके प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। बोलो। सर ये वाला समझ नहीं आया, आपने डेबिट किया। जब आप फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो वैसे उसकी जो एंट्री होती है ना, वो एंट्री ये होती है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो एडवर्टीजमेंट आपका खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, और ये परचेजेस कम हो रही है तो ये आपकी एक तरीके से इनकम हो गई। तो दोनों ही आपके नॉमिनल हैं, तो दोनों का इंपैक्ट आपका पेंडिंग था, दोनों का इंपैक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही जा रहा है। ओके सर। ये हो गया। फिर कहता है इनवॉइसेस, 2.5 लाख के इनवॉइसेस थे, आपने एंटर तो किए 27 मार्च को, पर गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है जी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका 2.5 लाख का गुड्स है, अगर आपका 2.5 लाख का गुड्स है जो पहले से आपने नहीं शो किया हुआ था, अब आप उसे शो कर रहे हो, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो आपके ट्रेडिंग में प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। तो परचेजेस, या मैं यहां लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ओमिटेड। जल्दी बोलिए, कोई डाउट हो तो। क्लियर सर। अब कहता है इन मार्च 2016 हमने 2 लाख के गुड्स सोल्ड भी किए, डिलीवर भी किए, उसको सेल मान रहा है अप्रैल में। क्यों मान रहा है भाई अप्रैल में सेल? जब मैं बेच चुका, डिलीवरी भी हो गई, तो मेरी मार्च की सेल होनी चाहिए थी, तो मैं अपनी एक सेल इंक्रीज करूंगा मार्च में 2 लाख। ये तो सिंपल है। सर एक क्लोजिंग स्टॉक वाला वापस बताना। अच्छा, कहाँ पीछे रह जाते हो आप? उसी समय बोल दिया करो ना सर ये इलेक्ट्रिक फिटिंग का भी बता दो। यार। देखो फिर वही बात, मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ, या तो आप क्लास में नहीं हो, इधर उधर चले जाते हो। सर सुन रहा हूँ पर वो स्पीड में होता है ना, तो इंटरप्ट नहीं करता हूँ। कर दिया करो सर, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटरप्ट करो, मतलब उसी समय करो, क्योंकि उन तरह के क्वेश्चंस में वापस जाने पे लय बिगड़ती है मेरी। अब 1 मिनट रुक जाओ, अब जिसका डाउट है मैं बाद में लूंगा, पहले मैं पूरा करूंगा एक बार। सर हम लोगों को भी ना पूरा फोकस करना पड़ता है इसमें। अब आगे ध्यान से सुनो, मैंने कहां तक करा दिया? अभी सेकंड तक, थर्ड भी फोर्थ करा दिया मैंने। फिफ्थ देखो एक बार ध्यान से, फिफ्थ देखना, इसका डबल इफेक्ट आएगा। आपके गुड्स जिनकी कॉस्ट 75,000 है, ये मेरी कॉस्ट 75,000, और इसमें प्रॉफिट है 1/3, 1/3 ऑन कॉस्ट ही है, तो 15,000 हो गया। 15 या 25? 25। 1 लाख की आपकी सेल आपने शो की हुई है, लेकिन क्या वो आपकी सेल थी? ये कुछ ऐसा है कि मैंने आपको, मान लो मैंने खुशदीप को ही 1 लाख के गुड्स यहां से हरियाणा भेजे, और खुशदीप ने बोला कि सर मैं खरीद रहा हूं, लेकिन मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, 1 हफ्ते में बताऊंगा कि मैं लूंगा या वापिस करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं खुशदीप, आप रखो। मैंने यहां से गुड्स जो मेरे लिए 75 के थे, 1 लाख पर मैंने आपको बेचे, 25,000 मेरा प्रॉफिट था उसमें, और मैंने उसको अपनी सेल दिखा दिया, जो कि मेरी गलती है, क्योंकि वो सेल जब तक नहीं होती जब तक आपकी अप्रूवल नहीं आती। तो मुझे 31 मार्च को क्या करना चाहिए था? मुझे 31 मार्च को 1 लाख की सेल नहीं दिखानी चाहिए थी, बल्कि 75,000 का अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहिए था। तो अगर मैं 75,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिखाता, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाता, जिससे कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता, लेकिन मेरी 1 लाख की सेल कम होगी अब, क्योंकि मैंने 1 लाख की सेल दिखा रखी है, जो कि मेरी सेल नहीं है। ये मेरी सारी एंट्रीज होंगी। अब मैं इसका टोटल करूंगा, 6 लाख, 15,000, 40,000, 250, 2,75,000, 11,80,000 माइनस 1,40, 10,40,000, ये मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आया है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं दोबारा से, ठीक है?
एक काम करो, सुनो मेरी बात, पहले एक बार इसको नोट कर लो क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा फिर, और मैं डायरेक्ट उससे दिखाऊंगा फिर क्वेश्चन से, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। एक बार नोट करो इसको पहले, फिर मैं पूरा रिपीट करूंगा। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. देखो, अब आपके पास सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन नहीं देख रहा, मैं यहां से कर रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक वाला तो क्लियर है आप लोगों को सबको, क्लोजिंग स्टॉक में तो 2-3 चेंजेस थे बस। अब मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट की, अब मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट की, और मेरे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो है 6 लाख, ठीक है। अब प्रॉफिट जो फर्क आएगा, प्रॉफिट में फर्क आएगा आपके नॉमिनल अकाउंट की वजह से, खर्चे और कमाई की वजह से, और एक क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। अब सबसे पहले आपको बोला गया कि भाई एक परचेजिज है, और उस परचेजिज का मतलब क्या होता है? गुड्स परचेज करना। लेकिन आपने परचेजिज में 15,000 इंक्लूड किया हुआ है, क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फिटिंग्स लेकर आए। ये इलेक्ट्रिक फिटिंग कुछ भी हो सकती है, एसी भी हो सकता है, ट्यूबलाइट्स भी हो सकती है, फैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी होगा तो वो खुशदीप मेरी परचेज है ही नहीं। परचेज का मतलब होता है गुड्स परचेज करना, लेकिन ये मैंने क्या परचेज किया है? अपनी शॉप के लिए कुछ एसेट्स परचेज किए। लेकिन मेरी गलती क्या हुई है? मैंने उसको अपनी परचेजेस को बढ़ाया, और परचेजेस को बढ़ाने का मतलब है कि मैंने अपना प्रॉफिट कम दिखाया होगा, और ठीक करने के लिए मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, इसीलिए मैंने अकाउंट में 15,000 को क्रेडिट साइड डाल दिया। हाँ या ना? यस सर। सेकेंड एंट्री जो थी वो थी आपके पास कि आपने 40,000 के फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब मैंने इसको इन्वेंट्री में इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे लिखा हुआ सिर्फ इन्वेंट्री नहीं, एंट्री नहीं हुई। इसका मतलब स्टॉक टेकिंग तो ठीक हुई होगी, एंट्री नहीं हुई। अगर एंट्री करता तो एंट्री का डबल क्या होता? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों अकाउंट जो है वो नॉमिनल है। एडवर्टीजमेंट डेबिट होके खर्चा शो होना था, जो कि आपने शो नहीं किया, तो अब मैंने उसको खर्चा शो करते हुए डेबिट में लिख दिया। दूसरी तरफ जब मेरी परचेजेस कम हो रही है तो परचेजेस कम होने की वजह से मेरा खर्चा कम होता है, वो भी मैं करना भूल गया था, तो अब मैंने उस परचेजेस को भी कम करके दिखा दिया क्रेडिट साइड। तो इसका इफेक्ट दोनों साइड आया है, डेबिट में भी आया है और क्रेडिट में भी आया है। बोलिए। हाँ ओके सर। सर। Clear is फिर हमारे पास एक आया था 250 वाला, ये वाला पार्ट।
कि भाई हमने 2.5 लाख के गुड्स खरीदे लेकिन हमने उसको स्टॉक में नहीं डाला। तो सर स्टॉक में अगर नहीं डाला, देखो ये तो मैं यहां से भी कर समझा सकता हूं आपको कि 2 आइटम, ये चलेगा नहीं, 2 आइटम ऐसे हैं जो मेरे क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर रहे हैं, वो दोनों ये रहे। भाई ये वाला क्लोजिंग स्टॉक तो पहले से इंक्लूड ही होगा, प्रॉफिट निकला है उस वक्त ही। ये 2 क्लोजिंग स्टॉक ऐसे हैं जो इंक्लूड नहीं है, और इन दोनों को टोटल करता हूं तो 3,25,000 बनता है। यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है तो 3,25,000 से बढ़ेगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो उससे डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट पे आएगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो मैंने सीधा सीधा वो बढ़ाया सर, 250 एक बार बढ़ाया, 75,000 एक बार बढ़ाया। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ सर। 2 लाख के गुड्स आपने सोल्ड भी कर दिए, डिलीवर भी कर दिए, यानी आपकी सेल काउंट होनी चाहिए थी, बट हमने उसको मार्च में सेल नहीं माना। क्यों नहीं माना पता नहीं, गलती हो गई है, ओमिशन हो गया, हमें मार्च में उसको सेल मानना चाहिए था। तो मैं उसको मार्च में अपनी सेल मानता हूं और मैं उसको क्रेडिट कर देता हूं ताकि मेरा प्रॉफिट उतने से बढ़ जाए सर। लास्ट वाली एंट्री मैंने आपको समझाई थी कि आप गुड्स करते हो, कॉस्ट है 75, 25 के प्रॉफिट को मिला के 1 लाख में आपने सोल्ड किया और आपने उसको सेल मान लिया जबकि वो सेल है नहीं। तो 75,000 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया, 1 लाख से सेल कम करते हो डेबिट करके। बताइए कोई डाउट? क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखना, आप ही को करना है तो अच्छे से समझना एक बार। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक हुई 23 जून को, अब वैल्यू दी हुई है 23 जून की 48 लाख। अब ये ट्रांजैक्शन हुई है 23 जून से 30 जून के बीच में। अब प्लीज ध्यान रखना 23 जून पहले आ रही है, इन्वेंट्री की काउंटिंग होनी चाहिए थी 30 जून को। यहां पर मेरे तो हाथ ही गायब हो रहे हैं यार, इसमें क्या ठीक करना पड़ेगा मेरे को वीडियो। ये यहां पर मेरा 30 जून को जो है, 30 जून को मेरी इन्वेंट्री टेकिंग होनी चाहिए थी पर 23 को हो गई। तो इसके बीच की जो ट्रांजैक्शन है वो आपको एडजस्ट करनी होगी। क्या क्या एडजस्टमेंट है? सबसे पहली, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹240 वर अनसोल्ड। तो आपने जो भी गुड्स सेंड किए थे कंसाइनमेंट में उसमें 240 के गुड्स जो है वो अनसोल्ड है। तो अगर अनसोल्ड है तो ये आपको 23 से 30 जून के बीच में पता लगा। तो 23 जून का जब आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला होगा तो उसमें आपने उस 240 को नहीं लिया होगा, लेकिन जब आप 30 जून का क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहते हो तो आप उस 240 को ऐड करोगे, हाँ कि ना? यस सर। तो मैंने सेम क्वेश्चन पहले कराया था, उसमें डेट आगे पीछे थी, इसमें डेट आगे पीछे है, ध्यान रखना। अब परचेजेस हुई है 4 लाख की, वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स 160 वर डिलीवर ऑन 5 जुलाई। अब आपने परचेजेस की 4 लाख की, तो आपने परचेजेस 4 लाख की ली होगी, ठीक है? हाँ सर। अब ये 4 लाख क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। ये 4 लाख क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। भाई 4 में से भले ही 240 आपके पास आ चुका होगा, 160 रास्ते में, और ऐड आप टोटल कर दोगे 4 का, 4 लाख आपका परचेज का आ जाएगा। Sales were 13,60,000 which include goods worth ₹320 sent on approval. Half of these goods were returned before 30 June, but no information is available regarding the remaining goods. अगर मैंने 3,20,000 के गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे हैं, अगर मैंने 3,20,000 के गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे हैं और उस 3,20,000 में से 1,60,000 के गुड्स मेरे पास क्या हो गए हैं? अप्रूव, रिटर्न आ चुके हैं 30 जून से पहले, और बाकी बचे हुए के लिए अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है मेरे पास। वीडियो बंद हो गई, क्या करोगे इसमें बताइए जल्दी। सर आधे की तो सेल रिटर्न हो गई। आधे की तो सेल रिटर्न हो गई, 1,60,000 आपका ऐड हो जाएगा,
स्टॉक में, उसके अलावा सर वो सेल में से बचा भी ऐड ही होगा सर। बाकी की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सर बचा हुआ भी ऐड ही होगा। बचा हुआ भी ऐड ही होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो अमाउंट है ये सेल वैल्यू है, और आपको नीचे दिया हुआ है कि जो भी गुड्स आप सोल्ड करते हो वो करते हो कॉस्ट प्लस 25% पे। तो अगर कॉस्ट का 25% है, अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल का कितना होगा? 1/5। पता है आपको? ये सर रेशियो वाला चैप्टर। रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ाया था ये टीचर ने आपके ने, मैंने भी पढ़ाया था ये किसी में पीछे आपको। तो गुड्स जो सोल्ड हुए हैं वो सोल्ड हुए हैं कॉस्ट प्लस 25% पे। तो आप जो भी है 3-20 की सेल आप दिखा रहे हो ना अप्रूवल बेसिस, तो वो सारा ऐड नहीं करोगे, उसमें से आप अपना प्रॉफिट हटा के जो कॉस्ट है वो ऐड करोगे। कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹240 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। 2,40,000 की गुड्स के कॉस्ट आपने 1,20,000 में बेच दिए, और ये ड्यूरिंग द ईयर ही हुए हैं। तो 2,40,000 का क्या करोगे? माइनस कर दोगे, 240 माइनस करोगे। एक बार निकालिए जरा स्टॉक 30 जून का। सर ये 13,60,000 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या मतलब ऐसे ही रहेंगे? हाँ जी भाई, वो तो सेल्स है ना आपकी, वो तो सेल्स तो आपके पास एक्चुअली यही है, उसमें ये इंक्लूड है, तो खेल इस 3-20 का है ना, 13,60 का थोड़ी है। अच्छा, ये 13,60 भी इसी पीरियड के बीच में है, तो उसकी भी कॉस्ट ऑफ सेल निकालोगे आप। एक सेकेंड, हाँ, सेल भी इसी पीरियड के बीच की दे रखी है ना, ये सारी ट्रांजेक्शन ही इसी पीरियड के बीच में है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी आपको, और जो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी वो माइनस होगी। करो जरा, देखते हैं।
सर लास्ट एंट्री बता दो। However, the good posting 2,40,000 वाली। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25, ये लास्ट वाली। हाँ सर 2,40,000 वाली। आपने गुड्स सोल्ड किए हैं, इसमें से 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20। मैं करा ही दूं क्या, समझाऊं कैसे इसको? चलो मैं 40,32,000। नहीं, गलत है, मैं कराता हूँ एक बार ना। अगर आपने खुद ट्राई किया है तो अच्छी बात है, देखना जरा ठीक किया है कि नहीं। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम में इन्वेंट्री से क्वेश्चन आता है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। अब ध्यान से देखना जरा। सर 41,12,000। नहीं, 44 लाख समथिंग आएगा इसका आंसर, जितना मुझे याद है 44 लाख समथिंग आएगा। बाकी देख लेते हैं, मेरे पास आंसर तो नहीं है अभी, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, 48 लाख दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 48 लाख 23 जून का। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 23 जून 48 लाख। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन देखना। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, अगर आपने गुड्स सेंड किए थे 2,40,000 के, उन कंसाइनमेंट वर सोल्ड, अनसोल्ड है तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000 के गुड्स हैं कॉस्ट पर, अनसोल्ड है, उसको आप ऐड कर लीजिए। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को। यस सर। कंसाइनमेंट पे अगर कंसाइनी के पास कोई भी माल पड़ा हुआ है, अनसोल्ड है, तो वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है, तो वो इन्वेंट्री आपके पास आ गई। अगला देखो, परचेजेज इंक्लूड, परचेजेज है 4 लाख की, ये आपने 4 लाख इसी दौरान की, 23 जून से 30 जून के बीच में, जिसमें से कि विच गुड्स वर 1,60,000 वर डिलीवर ऑन 5 जुलाई। 1,60,000 के गुड्स कब डिलीवर होंगे आपके पास, 5 जुलाई को डिलीवर होंगे। ठीक है, अब आपने ये फिजिकल वेरिफिकेशन की थी 48 लाख की, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन की थी 48 लाख की। अब परचेजेज आ रहा है आपके 4 लाख, तो 4 लाख में से 1,60 जो है वो बाद में डिलीवर होंगे। भले ही बाद में डिलीवर हो, मेरे लिए पूरा क्या बनेगा, मेरा स्टॉक बनेगा 5/4 का 4 लाख। जो ड्यूरिंग द ईयर मेरी परचेजेज हुई, तो मैं पूरा का पूरा अपना स्टॉक बनाऊंगा, भले ही बाद में डिलीवर हो। हाँ, इसको मैं ऐसे जरूर लिख सकता हूं, परचेजेज इन हैंड 2,40, परचेजेज इन ट्रांजिट, कि अभी रास्ते में है, 30 जून को रास्ते में है, जुलाई पे आएगा आपके पास 1,60। परचेजेज में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा था वो? 14। ठीक है, 40। अब दोनों में ना फर्क देखना बच्चे, यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जो आपको समझना होगा। जो ये वाला क्वेश्चन था, नहीं 14 नहीं, 8th जो क्वेश्चन था ना आपके पास, उसमें कह रहा था नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल, कोई इन्वेंट्री टेकिंग नहीं हो पाई है। कुड बी पॉसिबल टिल 15 अगस्त ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन इज गोडाउन केम टू ₹5 लाख। यहां फिजिकल काउंट नहीं हो पाए थे, इसीलिए हम फिजिकली गुड्स को देख के चल रहे थे। अब यहां पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, 15 की बात करूं, तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है 23 जून को, फिजिकल वेरिफिकेशन 23 जून को हो चुकी है, और मैं 30 जून तक जा रहा हूं। तो मैं जा रहा हूं, हर वो स्टॉक लूंगा चाहे वो मेरे पास है या नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से एक चीज को ध्यान दो, तो मैं 4 लाख की परचेज को ऐड कर रहा हूं, जबकि 30 जून तक भी मेरे पास 1,60,000 का स्टॉक मेरे पास फिजिकली नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। सर ये वीडियो में तुम बता दिया करो सर, वीडियो स्टार्ट करना भूल गया, वीडियो के बिना मजा नहीं आता। 4 लाख की अगर मैं परचेज कर रहा हूं, उसमें से 1,60,000 तो मेरे पास जुलाई में आ रहा है, तो फिजिकली तो 30 जून को मेरे पास 1,60 होने ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको ऐड कर रहा हूं। ये रहा रीजन, क्या है कि मैं परपेचुअल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। और ये आपको देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि अगर फिजिकल काउंट 23 जून का हुआ है तो आप परपेचुअल के अकॉर्डिंग चल रहे हो।
अगर क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपका फिजिकल काउंट लेट हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ और आपको उससे पहले की डेट पर आना है, तो आप फिजिकली चलोगे, आप परपेचुअल नहीं चलोगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर मैं इसको फिजिकल काउंट लेके चलता तो मैं एक साथ थोड़ी लेता, एक साथ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। लेकिन क्योंकि भले ही वो मेरे पास नहीं है, लेकिन स्टॉक तो मेरा ही माना जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कंसाइनमेंट की बात करूं तो कंसाइनमेंट का गुड्स मेरे पास थोड़ी है, वो तो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। लेकिन परपेचुअल के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग तो वो मेरी इन्वेंट्री है, तो उसे मैं अपने में ऐड करूंगा। और सुनो, अब तीसरा देखो, और तीसरा देखना जरा ध्यान से। आपकी सेल्स हुई है 13,60,000 की, आपकी सेल्स हुई है 13,60,000 की। इस 13,60,000 में इंक्लूड है एक सेल कितने की, 3,20,000 की, जो कि आपने अप्रूवल पे भेजी थी। हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून। अब ये आपके गुड्स 30 जून से पहले रिटर्न हो चुके हैं, बाकी रिटर्न नहीं हुए हैं, बाकी आपके रिटर्न नहीं हुए हैं। आपके पास गुड्स कितने के वापस आए हैं, 1,60,000 के, और वो 1,60,000 भी अपने आप में सेल प्राइस है। अभी डाउट अगर आप पे है तो लिखते रहना, मैं लास्ट में लूंगा, पहले ध्यान से सुन लेना, इसमें मत टोकना बीच में। अभी सेल्स हुए 13,60,000 की, उस सेल्स में 3,20,000 की गुड्स मैंने अप्रूवल के बेसिस पर भेजी थी। अप्रूवल के बेसिस पे मेरी सेल तभी मानी जाएगी जब तक वो अप्रूवल ना दे दे। ठीक है, डन। हाफ ऑफ दीज वर रिटर्न बिफोर 30 जून। आधा माल वापस आ चुका है, तो आधा माल जो वापस आ चुका है, गुड्स रिटर्न, आधा कितना हुआ सेल प्राइस के अकॉर्डिंग 1,60, लेकिन उस 1,60 में भी 20% प्रॉफिट मार्जिन है। 1,60 माइनस 20% कर दोगे तो आप 1,28 को वापस ऐड करोगे, आप 1,28 को वापस ऐड करोगे। अब आगे सुनो, 13,60,000 की सेल की, 3,20,000 के गुड्स आपने अप्रूवल पे भेजे, 3,20,000 के गुड्स अप्रूवल पे भेजने के बाद आधा वापस आ गया, बाकी आधे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। जो वापस आ गया उसको आपने एड ऑन कर लिया, बाकी को भी मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं इस 13,60,000 का बताऊंगा आपको क्या होगा, वो देखना ध्यान से। लेकिन उससे पहले फिफ्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे। गुड्स जिनकी कॉस्टिंग है 2,40, आपने उनको सोल्ड किया 1,20 में। आपके पास से गुड्स कितने के चले गए, आपके पास से गुड्स कितने के चले गए, 2,40 के। गुड्स कॉस्टिंग 240 हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000, और आपने 1,20,000 में भेजा। अब मैं एक दो चीजें निकालना सिखा रहा हूं आपको। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल सेल, और ये बहुत काम आएगी आपको आगे भी, क्योंकि जब कोई प्रॉफिट दिया होता है ना, वो प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल सेल पे चलता है। ये प्रॉफिट गिवन है। अब मेरे पास टोटल सेल कितनी है, एक्चुअल सेल कितनी है, 13,60,000। इस 13,60,000 में से मेरे पास एबनॉर्मल सेल कितनी है, 2,40,000 वाला माल मैंने 1,60,000 में बेच दिया, 2,40,000 वाला माल मैंने 1,60,000 में बेच दिया, 12 लाख तो ये हो गई। इसके अलावा कुछ गुड्स ऐसा है जो कि आपके अप्रूवल में इंक्लूड है, लेकिन अब वो रिटर्न हो गया, अप्रूवल सेल रिटर्न हो गई 1,60,000। कितना बचा, 12 माइनस 1,60, 10,40,000 एक सेकंड, 1,20 है ना, ये 13,60,000 माइनस 1,20, 12,40,000 माइनस 1,60, 10,80,000। ये आ गई मेरी नॉर्मल सेल। अरे यार
खत्म हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जीपी। अब जीपी के लिए क्या बोला हुआ है आपको? 20% ऑन नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल कितनी निकाली मैंने? 1080। इसका 20% 2,16,000। लेकिन मेरा लॉस हुआ ऑन एबनॉर्मल सेल। कितना? मैंने 240 में का माल 120 में बेच दिया, तो 120 का मेरा ये नुकसान हुआ। तो एक्चुअली में मेरा जो जीपी आया, एक्चुअल जीपी जो मेरा आया वो आया 96,000। जीपी की परसेंटेज हमेशा नॉर्मल सेल पर होती है, एबनॉर्मल सेल को अलग से रखना होता है। हाँ जी सर। सर आपने 240 का माल 120 में बेचा तो 80 का लॉस आएगा ना? कैसे सर? कौन सी कैलकुलेशन लगा रहे हो? सर क्या कर रहे हो आप? 240 माइनस 120। हाँ तो 120 नहीं होता? ओके सर, ओके सर। क्या सी बातें कर रहे हो? मैं रिपीट कर दूंगा, अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहा हूं तो मैं रिपीट कर दूंगा। अभी कंप्लीट करने दो मुझे। अब यहां तक मेरा हो गया था। अब मैंने ये 13,60,000 वाली एंट्री पर हूं कि भाई मैंने 13,60,000 के गुड्स भेजे, तो 13,60,000 के गुड्स बेचे तो वो मेरे पास से स्टॉक जा रहा है, तो मैं उसकी कॉस्ट निकाल रहा हूं कि जो माल मेरा बेचा गया उसकी कॉस्ट क्या है। मैं ये निकाल रहा हूं कि जो माल मेरा बेचा गया उसकी कॉस्ट क्या है। अब आपने सेल करी है 13,60,000 की। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल। अब पहली बात तो ये कि 13,60,000 में 1,60,000 का माल तो मेरे पास वापस आ गया, जो मैंने सेल और अप्रूवल बेसिस पर था, तो 12 लाख ही आ गई। इस 12 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया? 96। 12 लाख माइनस 96, 11,04,000 का मेरा माल था। कॉस्ट जिसकी लागत थी 11,04,000, वो मैंने बेचा इस दौरान, तो वो मेरा माइनस हो गया। ओपनिंग था 48 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 160 बचा प्लस, हुआ 160 कहाँ गया? कौन सा बचा हुआ 160? और 3,20,000 में से जो 1,60,000 की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी वो कहाँ गया? इसमें इंक्लूड है और इसका प्रॉफिट यहां इंक्लूड है। ओके। अब मेरे को तुमने बुलवा दिया, मैंने कहाँ तक ऐड किया था? हाँ, एक सेकंड को। 48 240 240 160 12,800। अच्छा मैंने गलती से ले लिया, माइनस 12,800 प्लस 128 माइनस 11,04,000, 44 लाख में, वही कह रहा था ना, 44,64,000। ये मेरी इन्वेंट्री आ गई। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 जून 2016। एक बार नोट करो, फिर रिपीट करूंगा। पहले एक बार नोट करो ताकि आपके पास सॉल्यूशन आ जाए, मैं क्वेश्चन से करा सकूं।
नीचे कर दो। हो गया? हो गया क्या? यस सर। ये कौन सारंगी बजा रहा है? बताओ किस में डाउट बताऊं? सर सारा ही एक्सप्लेन कर दो। चलो सारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर कोई पर्टिकुलर डाउट होगा तो उसको देखेंगे। भाई मेरे पास 48 लाख, मेरे पास 48 लाख का स्टॉक आ रहा है 23 जून को, डन। अब उसमें से 2,40,000 के गुड्स तो वो हैं जो मेरे कंसाइनी के पास अनसोल्ड पड़े हैं, तो वो मेरा स्टॉक है एज पर द बुक्स, मैंने उसको ऐड कर लिया। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, ये तो आप लोगों के लिए इजी पार्ट था। उसके बाद मैंने एक परचेज की 4 जुलाई की, 23 जून से 30 जून के बीच में 2,40,000 के, 1,60,000 के अभी रास्ते में है, बाकी 2,40 के मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन एज पर द बुक्स ये टोटल मेरा क्या है, स्टॉक है, जो परचेज मेरा ड्यूरिंग द ईयर हुआ। इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा, अगर है तो बताओ जी। अब खेल शुरू होता है, जो खेला होगा वो यहां से शुरू होता है कि सेल्स हुई 13,60,000 की। अब इसमें एक चीज समझो, 13,60,000 की सेल में एक सेल तो ऐसी है 3,20,000 की, जो आपने गुड सेंड किए थे ऑन अप्रूवल बेसिस। उसमें से आधे गुड्स जो है, ध्यान से समझना, उसमें से आधे गुड्स जो है वो रिटर्न हो गए और आपके पास आ गए 30 जून तक। तो आधे का मतलब है 1,60,000, लेकिन वो सेल प्राइस पर है तो मैंने उसका प्रॉफिट हटाया और 1,28,000 अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज कर ली। 1,28,000 मैंने अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज कर ली। बाकी मैंने अभी इंक्रीज नहीं की है, बाकी मैंने किस में छोड़ दी, 13,60,000 में। अरे सर इसको भी छोड़ सकते थे क्या? क्या कर सकते थे? ये 1,60,000 भी जोड़ना ही था तो इसको भी छोड़ ही देते हैं। नहीं, ये तो वापस आ गया ना मेरे पास, बाकी अभी आया नहीं है, तो बाकी मेरी सेल का पार्ट होगा ही होगा, ये मेरी सेल का पार्ट हो ही नहीं सकता। भाई मैंने अगर आपको 13,20,000, मैंने आपको 3,20,000 के गुड्स बेचे, हाँ 3 ठीक है, लाख, आगे सर। मैं तो दोबारा समझाऊंगा, सुनो। 3,20,000 के गुड्स मैंने आपको बेचे, 1,60 के आपने मुझे वापस कर दिए, तो वो तो मेरा वापस आ ही गया, वो तो मेरी सेल ऑफ काउंट होगी नहीं। लेकिन बाकी 1,60 तो आपके पास पड़ा है ना, वो तो मेरी सेल ही काउंट होगी। अब बच्चे को डाउट आता है, सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने उसे इन्वेंट्री बना ली थी सेल कम करके, आता है आपको डाउट? नहीं आता?
सर। तुम्हें क्या डाउट आएगा? तुम तो सारंगी बजा रही हो। थोड़ा सा इसको ठीक रखो अपने नेटवर्क को ऑनलाइन क्लास में। पिछले क्वेश्चन में बच्चे दिक्कत क्या है कि हमारा ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, और हमने ये जो अप्रूवल वाली बात करी थी ये मार्च की बात थी और अप्रूवल की बात थी। जब ईयर एंड होता है, जब ईयर एंड होता है और अगर उस समय पर मेरा स्टॉक किसी के पास पड़ा हुआ है ऑन अप्रूवल बेसिस, ना तो उसने वापस किया ना उसने अप्रूवल लिया, तो मैं उसे सेल को रिवर्स करके अपना स्टॉक बनाऊंगा ना। यहां कोई मेरा ईयर थोड़ी क्लोज हो रहा है 30 जून को, ये तो मेरा भी ईयर चल रहा है, ये तो मैं एक इन्वेंट्री टेकिंग कर रहा हूं बस 30 जून की। तो अगर मैंने किसी को 1,60,000 का माल बेचा हुआ है और उसने अभी उस पर अप्रूवल नहीं दी, तो मैं जबरदस्ती अपनी सेल कम थोड़ी कर दूंगा, वो तो मेरी सेल है। आया दोनों में फर्क समझ आया? हाँ जी सर। अगर ईयर एंड हो रहा है तो जरूर आप अपनी सेल को कम करके इन्वेंट्री बढ़ाओगे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ऐसा नहीं करना। ड्यूरिंग द ईयर आपकी इन्वेंट्री उसी से बढ़ेगी जो रिटर्न हो चुका है। जो रिटर्न नहीं हुआ सामने पड़ा है वो सेल ही है, उसको सेल की तरह ट्रीट करेंगे। यानी अब मेरे पास सेल कितनी है नॉर्मल 1360, 160 तो वापस आ गया, उसे हटा दो 12 बची, और उस 12 में वो 160 भी है जो मैंने अप्रूवल के लिए बेचा हुआ है कि नहीं? उस 12 में 160 वो भी है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया 160 वाला पार्ट। अब कहता है 2,40,000 के गुड्स आपने जिनकी कॉस्ट 2,40,000 थी उनको सोल्ड कर दिया 1,20 में। 2,40,000 वाले गुड्स जिनकी कॉस्ट 1,20 थी आपने उनको सोल्ड कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना सेल के लिए, यहां तक तो आपका पार्ट क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, मैं सेल बता रहा हूं फिर आपको। नो सर क्लियर। ठीक है, अब सेल क्या है? मेरी सेल है टोटल भाई 13,60,000 की सेल है, लेकिन उस 13,60,000 में से टोटल सेल थी 13,60 की, उसमें से 1,60 का गुड्स मेरे पास वापस आ गया, तो मेरी जो नेट सेल बची वो 12 की बची। नॉर्मल जो मेरी सेल बची वो 12 की बची। टोटल सेल सारा इंक्लूड है उसमें। 12 में क्या क्या इंक्लूड है? 1,60,000 अप्रूवल बेसिस वाली भी इंक्लूड है, और जो ये एबनॉर्मल वाली सेल हुई वो भी इंक्लूड है। अब मुझे क्या करना है कि भाई ठीक है मेरी 12 लाख की सेल है ना, तो एक काम करो इस 12 में से जीपी हटा दो, बाकी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है, और कॉस्ट ऑफ सेल मुझे माइनस करनी होती है इन्वेंट्री निकालते वक्त। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्रॉफिट जीपी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जीपी दो पार्ट्स में बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी 12 में से कुछ पार्ट ऐसा है जो एबनॉर्मल सेल हुआ है, उस पर नेचुरल जीपी नहीं है, ओरिजिनल जीपी नहीं है। तो फिर सवाल आता है सर ओरिजिनल जीपी किस पे होता है? नॉर्मल सेल पर। नॉर्मल सेल क्या है सर? नॉर्मल सेल सिंपल है, 13,60 की टोटल सेल थी, उस टोटल सेल में से 1,60,000 वापिस आ गया और 1,20,000 एबनॉर्मल सेल है, दोनों को हटा दो। तो ये मेरी नॉर्मल सेल जो गई हुई है मार्केट में, उस पर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 20% कमाया होगा। तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल जीपी है। और एबनॉर्मल वाला सर इस पे तो नहीं निकालेंगे ना, ये तो सेल ही नहीं है, तो सेल रिटर्न हो चुकी है, इसको तो नहीं निकालेंगे। इसका निकालेंगे जो मेरी एबनॉर्मल सेल आ रही है 1,20 की, वो 2,40 की कॉस्ट थी, तो 1,20 का नुकसान हुआ, 2,16 का प्रॉफिट, 1,20 का नुकसान। तो मेरा एक्चुअल जीपी कितना इंक्लूड है उस सेल में? 96,000। 12 में वो हटाया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? एक तरीके से जो गुड्स मैंने बेचे हैं और जो गुड्स अभी मार्केट में हैं उसका कॉस्ट जो मैंने माइनस किया, और मेरे पास ये आंसर आ गया। अब आप डाउट बोलो जी। नो डाउट टेढ़ा है, लेकिन मेरा है, करना तो पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे एक दो क्वेश्चन से तो होगा, कुछ समझ आएगा। अब मैं वेट कर रहा हूं आपके डाउट का। अरे टाइम ऊपर हो गया। क्लियर है सर। और है सर अभी तो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करना है आप लोग, होमवर्क तो शायद मैं दे ना पाऊं, एक बार 12 और 13 को ट्राई करके रखना नेक्स्ट क्लास में। मैं ये दोनों कराऊंगा, अभी एक लेक्चर थोड़ा सा और लगेगा इस पे, फिर हम कंप्लीट करेंगे इसको। और आज ही ट्राई करना, आज का मतलब है अभी आधे घंटे बाद ब्रेक लेके 9:30 बजे ट्राई कर लेना। और इसको ट्राई करने से पहले, इसको ट्राई करने से पहले जो मैंने आज कराया वो रिवाइज कर लेना, ये ध्यान रखना। और बताना कौन सा? 12 और 13। ओके सर। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाए। थैंक यू वेरी मच।
गुड नाइट, बाय बाय।